अच्छा बेटा, डे 4 में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9, उसमें है थ्योरम्स। तो अब चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है कौन सा? वो है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो सर्कल हैं उसके कॉर्ड्स के ऊपर जो है मुश्तमिल जो है वो हमारे पास जो है वो 4 थ्योरम्स हैं। अब कॉर्ड्स हमारे पास क्या होता है? जो सर्कल होता है, जो सर्कल को जो है जो दरमियान से लाइन जो है टच हो, दरमियान से लाइन गुजरती है और दो सर्कल के एंड को जो है वो टच करती है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है दोनों का जो है वो डायमीटर होता है। लेकिन जो सेंटर से टच हो के ना जाए और एक एंड से दूसरे एंड तक वो लाइन जो है वो एक दूसरे को टच करे, लेकिन सेंटर से वो टच ना करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। जब थ्योरम करेंगे तो उसमें डिटेल भी बता दूंगा कि कॉर्ड जो है वो किस फॉर्म में होता है। तो इसमें हम चैप्टर के जो है वो क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम कॉर्ड्स के बारे में जो है वो थ्योरम्स करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, यानी कि पहला थ्योरम जो है वो हमारे पास नहीं है, यानी इसका दूसरा थ्योरम देखें। पहला थ्योरम जो है वो उस अकॉर्डिंग टू जो है वो और रूल होगा, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन वो हमारे पास जो है जस्ट इंट्रोडक्शन ही है। तो हम थ्योरम नंबर 2 करते हैं। वो कहते हैं अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर। मैंने पहले बताया था कि वो लाइन जो है जो सेंटर से पास ना हो उसे हम कॉर्ड कहते हैं, और जो सेंटर से पास हो उसे हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? विच इज़ नॉट अ डायमीटर, वो डायमीटर नहीं होता। इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, वो कार्ड के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर है। वो कहते हैं अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, जो क्या है? सेंटर्स पे ऊपर ड्रा होती है ऑफ अ सर्कल, सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड, वो कार्ड को बाइसेक्ट करती है, दो हिस्सों में बांट देती है। विच इज़ नॉट अ डायमीटर, डायमीटर नहीं है। इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, वो कार्ड के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास सर्कल है और ये जो लाइन ए बी है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास नहीं होता। ठीक हो गया, इसका नाम रख दिया हमने ए बी, और सेंटर हमारे पास क्या है? ओ है। अब वो कहते हैं गिवन में क्या है? एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विच विद सेंटर एट ओ। वो कहता है कि हमारे पास एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका? कॉर्ड ए बी का। बाकी ए बी का मिड पॉइंट है क्योंकि उसने खुद कहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है उसको। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि वो जो पॉइंट होगा जिस लाइन को बाइसेक्ट करता है वो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है, तो वो उसका क्या होगा? जो बाइसेक्ट कर रहा है वो जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, वेयर कॉर्ड ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वो जो ए बी है ये कॉर्ड है और ये डायमीटर नहीं है। अब प्रूफ ये करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के ऊपर। वो यही कहता है कि जो ओ एम है हमारे पास ये क्या है? परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, क्योंकि उसने भी यही बात कही है कि ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। वो जो लाइन है वो उसके ऊपर कार्ड के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इसका मतलब क्या हो? परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने थ्योरम में पहले ही बताया था कि जब हमारे पास एक जो है वो ट्रायंगल होगी, हम उसे दो बनाएंगे, तो दो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो क्या करना है? जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। हम क्या करेंगे? ए और बी को जो है वो क्या कर लेंगे? सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ए को ओ से और बी को ओ से क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर, और इसको हम नाम दे देंगे। ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है? 2 है। जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसको 1 और 2 का नाम दे देंगे। अब हम प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट और रीज़न। अब वो कहते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एम कॉरस्पॉन्डिंग ओ बी एम। हम यदि हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाते हैं, इन दोनों की क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे। किस किस की? एक है हमारे पास ट्राइंगल ओ ए एम और दूसरे हमारे पास क्या है? ओ बी एम। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो उसमें देखा जाए तो ओ ए इस ट्राइंगल का और इसका ओ बी दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि सेम रेडियस ऑफ सर्कल है। दोनों में जो है वो क्या है? ये रेडियस कहलाता है। अगर देखा जाए तो ये रेडियस है ओ ए ओ बी, लेकिन ये ट्रायंगल में एक साइड के तौर पे काम कर रहा है, तो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद क्या है? ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, क्योंकि हमने ये खुद कहा है, ये गिवन में है कि ये हमारे पास क्या है? दोनों बराबर हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जब होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद क्या है? ओ एम जो है वो दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है? कॉमन है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये हमारे पास कॉमन हो गया। तो अब किसी दो ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डेंट्स में अगर तीनों साइडें जो हैं दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास ट्रायंगल क्या होती हैं? कांग्रेंट होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ओ एम जो है वो कांग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी एम के। साइड 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 इज इक्वल टू साइड साइड साइड। जब ट्रायंगल कांग्रेंट, तो इसका मतलब ये है कि तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल भी इसके बराबर, लेकिन हमें एंगल ये और ये चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और 2 भी आपस में बराबर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो हमारे पास जो है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं।
ये नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि इन दोनों का मजमुआ, देखो 1 और 2 का मजमुआ क्या बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, क्योंकि ये हाफ सर्कल बना कर देखा है तो ये हमारे पास हाफ सर्कल है, तो ये हाफ सर्कल बन रहा है, तो ये हमारे पास हाफ सर्कल जो है 180 का होता है और जो फुल सर्कल है वो 360 का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, एंगल AMB, यानी AMB भी लिख सकते हैं और दोनों का मजमुआ 180 डिग्री हो गया। अब दोनों का मजमुआ 180 है और 1 और 2 अपन बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों 1 और 2 बराबर हैं और वो दोनों का सम 180 है, तो ज़ाहिर बात है एक एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसका आधा कर लेंगे, तो 1 और 2 किसके बराबर होगा, 90 का। तो हमने यही कह रहे थे कि 1 और 2 हमारे पास क्या है, 180 है। 1 और 2 हमारे यानी कि मैयर एंगल 1 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 1 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा और उनका मजमू 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, कि OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। मैंने यही बताया था कि ये एंगल हमारे पास जब 90 आ जाएगा तो OM जो है वो AB के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया और डे 4 हमारा मुकम्मल। अब हम डे 5 में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। Dear students, now we are going to start day 4 of your 3rd class of biology। और हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे। तो ये हमारे पास एक और इमेज है स्केलेटन सिस्टम का, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। एक साइड पे आपको उसका बोनी पोर्शन दिखाया गया और दूसरी साइड पे उसका मसल्स दिखाए गए। तो आपकी बोन्स के ऊपर मसल्स इस तरह से मौजूद होते हैं, उसको कवर कर रहे होते हैं और इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और जहाँ जहाँ पे बोन है वहाँ पे स्केलेटल मसल मौजूद है। और अगर स्केलेटल मसल नहीं होंगे तो बोन्स वर्क नहीं करेंगी, बोन्स मूव नहीं करेंगी। तो ये आपको एक इमेज दिखाया कि किस तरह से पूरी बॉडी में यू हैव लॉट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स विच आर वर्किंग एंड हेल्पिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। Here is detail about them, action and antagonism of muscles। और इस पे एग्जाम्पल, एंटागनिज्म का मतलब है मसल्स आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एंड दे वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर। एंटागनिस्टिक वर्क करते हैं। मूवमेंट्स एंड बोन्स, द मूवमेंट्स इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स विच आर अटैच्ड विद दैम बाय टेंडन्स। मूवमेंट जो होती है बोन्स की वो किस वजह से होती है, कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स की। और ये कंट्रैक्शन कौन करता है, टेंडन्स कराते हैं, क्योंकि टेंडन्स बोन्स और मसल दोनों के साथ अटैच होते हैं। देयर आर सर्टेन अदर टर्मिनोलॉजीज लाइक ओरिजिन। वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन। बोन का एक एंड जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। दिस एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड ओरिजिन। वन एंड हमेशा इमूवेबल बोन से अटैच होता है और उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। Insertion, the other end of the muscle is attached with the movable bone and this is जो एंड immovable bone से अटैच है, immovable part से अटैच है वो origin है और जो movable part से अटैच है वो insertion है। Contraction of muscles, when a muscle is stimulated by a nerve impulse, और muscles को contract करने के लिए मैसेज कहाँ से मिलता है, ब्रेन से। तो जब ब्रेन से मैसेज मिलता है it contracts to become shorter, और जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो शॉर्टर हो जाता है एंड थिकर, और वो मोटा हो जाता है, थिक एंड शॉर्ट हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड इट पुल्स द मूवेबल बोन, और ये मूवेबल बोन को पुल करता है। तो क्या अब तक हमारे पास हासिल कलाम क्या है, हमने क्या चीज़ें पढ़ी, हमने मसल्स के बारे में टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी कि मसल्स में क्या चीज़ें काम करती हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और स्केलेटल सिस्टम का एक पूरा नेटवर्क है जिसके साथ एक मस्कुलर सिस्टम का नेटवर्क भी काम कर रहा है, तब हमारे पास जो है वो मूवमेंट हो रही है सक्सेसफुल। मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन्स मूव करती हैं। मसल्स का वो पॉइंट जिसको ओरिजिन कहेंगे वो इमूवेबल बोन से अटैच होगा, और वो पॉइंट जो मूवेबल बोन से अटैच होगा उसको इंसर्शन कहेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी शेप में चेंज आता है, शेप शॉर्टर और थिकर हो जाती है और जिसकी वजह से बोन पुल होती है। एंटागनिज्म, स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एंटागनिस्ट, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं स्केलेटल मसल्स, एंटागनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। Both muscles do opposite job. When one muscle contracts, the other relaxes, and this phenomena is known as antagonism. जब एक contract करेगा और दूसरा relax करेगा, और कोई किस bone को pull करेगा, कोई किस bone को pull करेगा, तो इस वजह से movement होगी। Flexor, when a muscle contracts and bends the joint, जब एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई जॉइंट बेंड हो जाए तो उसे कहते हैं फ्लेक्सर। जैसे आप अपनी
एल्बो को, अपनी कोनी को अपनी बाजू के ऊपर अपने कंधे की तरफ लेके आते हैं, तो ये फ्लेक्सर होता है। और इसको और जो द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द बोन बाय द फ्लेक्सर मसल इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और ये मूवमेंट जो होती है ये फ्लेक्शन होती है, और ये मसल जो है वो क्या कहलाता है, फ्लेक्सर मसल। तो जब आप अपनी बाजू को जोड़ते हैं, कोनी को जोड़ते हैं, अपने कंधे के साथ लेके आते हैं, तो ये कौन सा एक्शन है, फ्लेक्सर एक्शन, मसल्स की वजह से एक्शन है। और ये मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्लेक्शन कहलाती है। इसी तरह हमारे पास आता है एक्सटेंसर। जब आप व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन्स अ जॉइंट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और एक जॉइंट को स्ट्रेट कर ले तो इसको एक्सटेंसर कहेंगे। वो मसल क्या कहलाएगा, एक्सटेंसर। एक्सटेंसर एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल आप अपनी बाजू को सीधा कर दें तो द स्ट्रेटनिंग मूवमेंट डन बाय द एक्सटेंसर मसल इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो एक्सटेंसर की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। अब हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से होती है एक्सटेंशन। ये आपके पास दो पोजीशन दिखाई गई हैं। ये आपकी बोन्स हैं जो आपकी ह्यूमरस, जो आपकी ये कंधे के साथ जो बोन अटैच होती है ना, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के साथ दो मसल्स अटैच हैं, एक ट्राइसेप है और एक बाइसेप है। आपको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये बाइसेप है और ये ट्राइसेप है। अब देखिए, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्राइसेप रिलैक्स करता है तो आपकी बाजू की ये पोजीशन होती है। और ये कौन सा एक्शन, तो इसका मतलब बाइसेप क्या है, फ्लेक्सर है, और ये मूवमेंट कौन सी हुई है, फ्लेक्शन। और जब बाइसेप रिलैक्स करता है और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइसेप के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आपकी बाजू स्ट्रेट हो जाती है, आपका जॉइंट स्ट्रेट हो जाता है। तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन, और ट्राइसेप क्या होगा, एक्सटेंसर। तो इन दिस वे अब देखिए, एक पेयर रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा पेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये एक दूसरे से ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एंटागनिस्टिक एक्शन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रूव करें कि मसल्स किस तरह एक दूसरे के एंटागनिस्टिक एक्शन करते हैं तो आपने ये बात वहाँ पे लिखनी है और ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। और अगर आपसे कहा जाए कि कोई एग्जाम्पल बताए फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का, तो बाइसेप और ट्राइसेप को एग्जाम्पल के तौर पर कोट करना है। तो ये वही चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है डायग्राम से, अब वो आपके सामने रीड भी कर देती हूँ। बाइसेप इज द फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ योर अपर आर्म बोन, आपके अपर आर्म बोन को ह्यूमरस कहते हैं। ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ योर आर्म। Origin and insertion, both these muscles have their origin at pectoral girdle and insertion at one of the two bones or forearm. Contraction of bicep, when bicep contract, the forearm insertion and is pulled upward in the flexion of elbow joint. During the flexion, tricep muscle relaxes. जो कि मैंने आपको बताया है पहले कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्राइसेप रिलैक्स करता है, फ्लेक्शन होती है और आपकी बाजू को आप ऊपर की तरफ खींच देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप जब होती है तो उससे ऑपोजिट एक्शन होता है। मेरे ख्याल से मैं पहले आपको डिटेल में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी तरह आपकी बॉडी के बाकी डिफरेंट पार्ट्स में भी जॉइंट इसी तरह एंटागनिस्टिक एक्शन के ज़रिए से काम करते हैं। अब हमारे पास डिसऑर्डर्स है। स्केलेटन सिस्टम का पूरा पोर्शन हमने पढ़ लिया और मस्कुलर सिस्टम का भी ओवरव्यू हमारे पास मौजूद है। अब चैप्टर के लास्ट पोर्शन की तरफ हम जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट डिजीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिजीज इज़ अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। Osteoporosis is bone disease in adult, especially in old people. It is more common in old women. Osteoporosis जो है वो adult age की disease है, especially it is common in old women. ये जो है वो औरतों में होती है। Symptoms: in osteoporosis there is a decrease in the density of bones due to the loss of calcium and phosphorus. ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि कैल्शियम एंड फास्फोरस आयंस का लॉस हो जाता है। मेन कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर मेल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी, लेक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इसको लाजमी लिखिएगा, खुराक की कमी हो, विटामिन सी और प्रोटीन्स नहीं मिल रही, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, अपनी बोन्स को यूज़ नहीं करते, यूटिलाइज़ नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता लेक ऑफ वर्क की वजह से डिसयूज़ का शिकार हो जाती हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से। ओल्ड एज, in old age there is decreased secretion of growth hormones and it also lead to the decreased deposition of minerals. देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है, ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो मशीन जो है वो काम करने के जो है वो काबिल नहीं रहती या कम हो जाती है उसकी काम करने की एबिलिटी, तो बोन्स भी वीक हो जाती हैं। तो ये फिर
ओल्ड एज डिसऑर्डर है कि ओल्ड एज में ऑटोमेटिकली ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये आज के दिन का टास्क था और अब आपने 2 क्वेश्चंस लिखने भी हैं और समझने भी हैं। आज के टॉपिक में आपने को यही पढ़ाया गया है, डिस्कस एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ मसल्स एंड राइट द नोट ऑन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिखनी है और एंटागोनिस्टिक एक्शन मसल्स का जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है, जो बाइसेप और ट्राइसेप का मैंने आपको पढ़ाया था। जी स्टूडेंट्स, हम 3rd HOD के आज डे 4 पर जो है वो पहुंच गए हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना भी है और नोटबुक्स पे उतारना भी है, क्योंकि हम आस्ता आस्ता प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो चले गए। जी स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें सबसे पहले अगर आप नीचे की तरफ देखें या सोर्स प्रोग्राम पे देखें तो ये एक चीज़ लिखी हुई है #include studio.h। ये चीज़ लिखी, ये एक हेडर फाइल है। प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो इसके अंदर जब तक आप हेडर फाइल नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसी हेडर फाइल के अंदर ही तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। समझें आप इस हेडर फाइल को एक लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं, यानी जो एग्जीक्यूट करने में, इनपुट करने में, आउटपुट करने में जो है वो मदद जो है वो देती हैं। तो हेडर फाइल जो है वो बहुत एसेंशियल पार्ट होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये एक हेडर फाइल लिखी है, इस तरह studio.h भी है, conio.h भी इस्तेमाल में लाता है, math.h भी इस्तेमाल में लाता है। तो बहुत सारी हेडर फाइल्स जो है वो मौजूद है। तो हेडर फाइल के बारे में पढ़ते हैं कि सी लैंग्वेज कंटेन्स द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन इन लाइब्रेरी फंक्शन दैट परफॉर्म द वेरियस टास्क इन द सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड फंक्शन जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि सी प्रोग्राम्स के अंदर वेरियस टास्क के लिए, मुख्तलिफ किस्म के काम परफॉर्म करने के लिए मौजूद होते हैं लाइब्रेरी फाइल जो हैं। दीज टास्क इंक्लूड ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन एंड ऑल द मैथ ऑपरेशन। ये टास्क जो हैं वो तमाम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को, यानी कितना डेटा लिया जा रहा है और डिस्प्ले किया जाता है, तमाम मैथ ऑपरेशन को, यानी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, साइन, कॉस, टैन, लॉगरिथम, ये तमाम पर्पस जो है वो मैथ ऑपरेशन के अंदर मौजूद होते हैं। और जब आप ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो लिख रहे होते हैं जिसके अंदर आप मैथमेटिकल फंक्शन जो है इस्तेमाल में लेकर आते हैं, तो यकीनन जो आपका जो कंपाइलर है वो मैथ ऑपरेशन की तरफ जो है वो उसको कॉल करता है और लाइब्रेरी फाइल से उन चीज़ों के का फार्मूला निकालता है, ताकि बड़ी आसानी के साथ आप उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर उसको इस्तेमाल में लेकर आ सकें। लाइब्रेरी फाइल कंटेन द हेडर फाइल्स एंड ईच हेडर फाइल कंटेन अ सेट ऑफ फंक्शंस। लाइब्रेरी फाइल जो हैं उसके अंदर कई हेडर फाइल्स मौजूद होते हैं। उन हेडर फाइल की मदद से आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज हेडर फाइल्स आर studio.h, conio.h एंड math.h। बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या एक छोटे पर्पस के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग को लेकर आते हैं, इस्तेमाल में लेकर आते हैं, तो studio.h, conio.h या math.h जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन studio.h फाइल आर printf और scanf। अगर मैं बहुत ज़्यादा studio.h फाइल की बातें करूँ तो बहुत ज़्यादा फंक्शन की बात करूँ तो प्रिंट करना यानी आउटपुट करना और स्कैन यानी इनपुट करना जो है वो ये तमाम फंक्शन जो है वो studio.h के अंदर जो है मौजूद होता है। अगर आप हेडर फाइल ऊपर studio.h लिखेंगे तभी स्कैन एफ और प्रिंट एफ इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं इस्तेमाल में ला सकते। मोस्ट ऑफ द फंक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन conio.h आर क्लियर स्क्रीन, get che और कुछ फंक्शन conio.h फाइल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे किसी क्लियर स्क्रीन कर देना यानी साफ़ कर देना स्क्रीन को मुकम्मल तौर पे, get ch किसी वैल्यू को लेना या किसी करैक्टर वगैरह को हासिल करना जो है वो conio.h फाइल के अंदर मौजूद है। द math.h फाइल कंटेन द मैथमेटिकल फंक्शन सच एज स्क्वायर रूट, पावर, लॉगरिथम, साइन, कॉस, टेंजेंट। अगर math.h हेडर फाइल की बात करें तो आप मैथमेटिकल फंक्शन ये इस्तेमाल में ला सकते हैं, किसी नंबरों का स्क्वायर रूट लेना हो, पावर लेना हो, लॉगरिथम लेना हो, साइन लेना हो, कॉस लेना हो या टेंजेंट लेना हो, तो आप math.h का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें से किसी फंक्शन को जब भी आप इस्तेमाल में लेकर आना चाहते हैं, यानी प्रिंट करना चाहते हैं, स्कैन एफ करना चाहते हैं, आप
क्लियर स्क्रीन करना चाहते हैं, गेट सी एच करना चाहते हैं, करेक्टर लेना चाहते हैं, न्यूमेरिक लेना चाहते हैं, गेट सी एच ई इस्तेमाल कर रहे हैं, गेट सी एच इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, आप क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, आप स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, आप साइन लेना चाह रहे हैं, आप कॉस लेना चाह रहे हैं, टेंजेंट लेना चाह रहे हैं, लॉगरिथम लेना चाहते हैं, तो आप उसके मुताबिक उन लाइब्रेरी फंक्शंस के मुताबिक जो है ऊपर हेडर फाइल लगाएंगे। इन ऑर्डर टू यूज द लाइब्रेरी फंक्शन द प्रोग्रामर मस्ट इंक्लूड द एप्रोप्रिएट हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है ना, आपने शुरू में उस हेडर फाइल को लिखना है। अगर आपने साइन कॉस टेंजेंट लेना है तो आपने ऊपर हेडर फाइल लिखना है हैश इंक्लूड math.h। अगर आपने क्लियर स्क्रीन करनी है तो ऊपर आपने हेडर फाइल लिखना है हैश इंक्लूड conio.h। अगर आपने प्रिंट आउट करना है, प्रिंट करना है यानी आउटपुट डिस्प्ले करना है या इनपुट लेना है, स्कैन एफ इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, प्रिंट एफ इस्तेमाल में करना है, तो ऊपर आपने हेडर फाइल लिखनी है studio.h। When the source program is translated into executable file, a copy of the code of the function is pasted in the source program by the linker from the header and the file before creating the executable फाइल। आप उसको लिखेंगे, एक्सिक्यूटेबल फाइल जो है उसको एक्सिक्यूट करेगी और फिर मुकम्मल तौर पे फाइल जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर देगा जब उसके अंदर तमाम हेडर फाइलें जो है वो मौजूद होती हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की बात अगर हम छोटी सी करें, सामने मौजूद है द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच प्रोग्राम इज रिटन इन द इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। ये जो आपका हैश इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर रहते हुए जो आप लिखते हैं studio.h, conio.h, math.h, वो आपकी हेडर फाइल कहलाती है। फिर आप ये जो आपका पैरेंथेसिस है, ये आप जब इस्तेमाल में लेकर आते हैं और पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं और उसके अंदर रहते हुए कोई फंक्शन आप लिखते हैं, तो ये आपका बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहलाता है। मेन फंक्शन जो वॉइड मेन के नाम से शुरू होता है, मेन फंक्शन जो वॉइड मेन के नाम से शुरू होता है, ये मेन फंक्शन कहलाता है। और पैरेंथेसिस के अंदर रहते हुए आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन जो है वो कहलाती है। और फिर जब पैरेंथेसिस जहाँ बंद हो जाता है वहाँ पे आपका प्रोग्राम भी ऑफ हो जाता है। टू इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम, कंसिडर अ वेरी सिंपल प्रोग्राम दैट विल प्रिंट द मैसेज आई लव पाकिस्तान। एक प्रोग्राम हम लिखते हैं कि बिलफर्ज के सिर्फ आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे? ये सबसे पहले आप सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में और ये मॉड्यूल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इस थर्ड एचडी में मैं आपको ये जो है ओरली ये बातें बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फोर्थ एचडी में आपको मैं कंप्यूटर पे ये चलाऊँगा, रन करूँगा कि हमने सबसे पहले जो है ये इन्वायरमेंट ओपन की। सी लैंग्वेज आप बड़ी आसानी के साथ कंप्यूटर के अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं। आपके पास ये इन्वायरमेंट सामने आ जाएगी। वहाँ जाके सबसे पहले आपने जो है वो इस तरह की इन्वायरमेंट होगी, वाइट एरिया के अंदर रहते हुए आप जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखेंगे, हैश लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे और आपने एक सिंपल आई लव पाकिस्तान लिखना था, प्रिंट आउट करना था, तो आपने सिर्फ एक हेडर फाइल यानी studio.h का इस्तेमाल किया, ये आपने हेडर फाइल लिख दी। फिर उसके बाद आपने मेन फंक्शन का स्टार्ट किया, वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर यानी दोनों छोटी ब्रैकेट के अंदर वॉइड लिख दिया, वॉइड मेन और छोटी ब्रैकेट के अंदर वॉइड लिख दिया। कुछ ऐसे वर्जन होते हैं जहाँ पे ये लिखते हैं, अगर आप लिखें वॉइड मेन करके ब्रैकेट के अंदर दोबारा वॉइड लिखें तो वो प्रोग्राम चलता है। और कई ऐसे फंक्शन भी होते हैं आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके ऊपर कौन सा वर्जन जो है वो सी लैंग्वेज का आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कभी कभार ये ऐसा होता है कि आप वॉइड मेन लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर वॉइड नहीं लिखते, बल्कि दोनों ब्रैकेटों को जो है दोनों ब्रैकेट्स जो है वो बंद करते हैं और वो खाली छोड़ देते हैं, तब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि हो सकता है कि आप इंस्टॉल करें और करनी भी चाहिए आपको कंप्यूटर में, और इस तरह छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो लिखने चाहिए। तो हो सकता है कि कोई गलती ना हो और प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, तो उसके तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभार आपको दो ब्रैकेटों के दरमियान यानी वॉइड मेन के आगे जो दो छोटी ब्रैकेटें हैं इनके दरमियान में वॉइड लिखना होता है और कभी कभार नहीं लिखना होता है। ये जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका वर्जन जो है वो एग्जीक्यूटेबल है। फिर आपने छोटी दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट की और लिख दिया प्रिंट एफ, PRINT और साथ एफ लिख दिया, स्मॉल जो है वो करैक्टर में लिखा हुआ है। आपने ब्रैकेट स्टार्ट की छोटी ब्रैकेट, फिर आपने जो है वो आपने दरमियान में आई लव पाकिस्तान स्पेस के साथ जो है वो
लिख दिया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो दोनों तरफ में ज़रूर होने चाहिए। आई लव पाकिस्तान लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट हो, फिर आई लव पाकिस्तान लिखें, और फिर इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा तो वो उसको एज इट इज़ डिस्प्ले नहीं करेगा। देखें, इन्वर्टेड कॉमास, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल, और सबसे लास्ट में यानी प्रिंट एफ पे अगर आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट की, इन्वर्टेड कॉमास लिखे, आई लव पाकिस्तान लिखा, इन्वर्टेड कॉमास फिर डाले, फिर पैरेंथेसिस बंद कर दिए, और लास्ट में सेमी कॉलन लाजमी डाला, क्योंकि सेमी कॉलन इस चीज़ की निशानदेही करेगा कि यहाँ पे आके आपकी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट जो है इससे आगे आप नहीं लिख रहे। तो ये सारी ग्रामेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन कहलाती है। ये सारी सेंटेक्स एरर जो हैं वो आपके कहलाते हैं कि सेंटेक्स एरर क्या है, ग्रामेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। अगर आप इसमें से कुछ भूल जाते हैं, प्रिंट एफ लिखना भूल जाते हैं, या गलत लिखते हैं, या पैरेंथेसिस नहीं डालते, या सेमी कॉलन नहीं डालते, या लास्ट में जो है वो ब्रैकेट बंद नहीं करते, या सेमी कॉलन नहीं डालते, तो ये एक सेंटेक्स एरर होगा। यानी वो आपको इसकी निशानदेही करवाएगा कि आपको बताएगा कि आपने ये काम नहीं किया, इस वजह से मैं इसको सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहा। फिर आप उसको एडिट करेंगे और दोबारा उसको सही तरीके से लिखेंगे, और फिर वो कंपाइल हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट वो निकल आएगा। पैरेंथेसिस आपने लास्ट में सेमी कॉलन डाला, और फिर अगर आपने प्रोग्राम पूरा लिख दिया तो फिर लास्ट में आपने वही पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस जो है वो डाल देनी है, जिससे ये पता चल गया कि प्रोग्राम जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि यू वांट टू डिस्प्ले ओनली द वर्ड आई लव पाकिस्तान। तो ये प्रोग्राम पूरा लिखा गया, जिसमें आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल भी किया, आपने हेडर फाइल भी इस्तेमाल की, आपका मेन फंक्शन भी आया, और बॉडी ऑफ द फंक्शन भी आपने जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दी। तो यहाँ आपका डे 4 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे इन चीज़ों के बारे में तफसील के साथ जो है हम डे 5 में जो है वो पढ़ेंगे। डे 4, और डे 4 में मैं आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूँ, वो अब मैं आपको समझाता हूँ। ये एक रिलेशनशिप है मैथमेटिकली लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान में। रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। द लाउडनेस, जिसको कैपिटल एल से शो किया गया, ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ये लॉगरिथम का क्या कॉन्सेप्ट होता है? लॉगरिथम हम तब लेते हैं जब कोई वैल्यू या तो बहुत बड़ी हो या बहुत ही छोटी हो। मतलब कुछ 10 की पावर प्लस में होती हैं, 10 की पावर 3, 4, 5 या 6 में हो, और कुछ होती हैं 10 की पावर -6 में, 10 की पावर -9 में। तो ये या तो बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं या फिर बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो लाउडनेस का डायरेक्टली रिलेशन तो होता है इंटेंसिटी के साथ, लेकिन जब तक आप इंटेंसिटी का लॉगरिथम ना ले लें तब तक वो लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। क्यों? वजह क्या होती है? क्योंकि बाज़ औक़ात इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ औक़ात इंटेंसिटी ऑफ साउंड बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही कम मिकदार होती है। ठीक है, तो उस वजह से इसका पहले लॉगरिथम लिया जाता है और फिर इसका मवाजना किया जाता है किसके साथ, या प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखा जाता है लाउडनेस के साथ। यहाँ पर मैथमेटिकली आप इसको यूँ लिखेंगे, L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखें, ये डायरेक्टली है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। लॉग ऑफ I, ये I स्टैंड फॉर इंटेंसिटी। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर K लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। L इज़ इक्वल टू K लॉग ऑफ I, और ये कांस्टेंट जो है वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जो कोई नंबर वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और वो इसी ही फार्मूले को यहाँ पर इसकी मदद से क्या करेगा, इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला निकालेगा। इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड? नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। यहाँ पर ये देखें, साउंड इंटेंसिटी लेवल और एकॉस्टिक लेवल। एकॉस्टिक लेवल मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा एक लेक्चर में बताया कि एकॉस्टिक वो आवाज़ें होती हैं जो किसी भी इंसानी कान के पर्दे पे एक जिसको हम कहते हैं ना कि अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट ना डालें। अनप्लीजेंट मतलब उस पर नाखुशगवार किस्म का असर नहीं पड़ता। तो ये एकॉस्टिक ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें आवाज़ें
इस तरह से बना दी जाती हैं कि वो आवाज़ जो है वो अनप्लेजेंट नहीं होती। साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, और acoustic level is a logarithm measure of the sound intensity, जिसमें साउंड इंटेंसिटी का लॉगरिथम लिया जाता है इन कंपैरिजन टू अ रेफरेंस लेवल। उसको एक रेफरेंस लेवल के साथ कंपेयर किया जाता है, उसकी एक ऐसी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू फिक्स होती है उसके साथ उसको एज अ रेफरेंस लेवल जो है वो शो किया जाता है। द लाउडनेस एल ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लाउडनेस एल ऑफ ए साउंड जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि प्रोपोर्शनैलिटी दोनों की बराबर ही होती है, एक बढ़ेगी तो दूसरे भी साथ बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंसिटी लेवल का क्या लेना पड़ता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का क्या लेना पड़ता है, लॉगरिथम लेना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटेंसिटी जो है वो कम भी होती है और बाज़ औक़ात ज़्यादा भी होती है, इसलिए उसका लॉगरिथम जो है वो इनको जो है वो इसका लॉगरिथम लिया जाता है। तो ये L जो है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई। जब आप वही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो L इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, फिर वहाँ पर आगे वो उसी क्वेश्चन को के आंसर को जो है वो आगे मज़ीद एक्सप्लेन करता है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेट एल ओ, ये ओ क्या है, बी द लाउडनेस ऑफ द फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड। ये एल ओ जो है वो धीमी आवाज़, जो कि एक मखसूस धीमी आवाज़ रखी गई है, उसकी अगर लाउडनेस को वो शो कर रहा है। ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई ओ, ये आई ओ है, इसको शो कर रहा है। ये किसको, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो कि धीमी है, बिल्कुल इनिशियल, जिसको आप रेफरेंस लेवल के तौर पे वहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड। अब जब धीमी से वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होगी तो जाहिर सी बात है वो इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों तब्दील हो जाएंगी। तो एक को लाउडनेस को एल से शो कर रहा है और इसी तरह इंटेंसिटी को आई से शो कर रहा है। अब इस हिसाब से अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को बना लें तो वो कैसे बनेगी, अगर आप फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिहाज से बनाएंगे ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 को, तो वो कुछ यूं बन जाएगी, एल ओ इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओ। ये एल ओ इज इक्वल है के लॉग ऑफ आई ओ। ये फार्मूला किसको शो कर रहा है, ये फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड को शो कर रहा है। अब ये देखें, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर लें। ये देखें, ये इक्वेशन 2 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी इसको आपने 2 को जो है, इक्वेशन 2 को जो है वो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को 1 से। ये 2 जो है उसमें से 1 से इस तरह सब्ट्रैक्ट होगी। लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखी जाएगी, L माइनस एल ओ। राइट हैंड साइड कैसे लिखी जाएगी, के लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई ओ। ये देखिए के दोनों में एक जैसा है तो उसको बाहर रखा गया, ठीक है, कॉमन था, और लॉग ऑफ आई इसका माइनस लॉग ऑफ आई ओ इसका। अब ये देखें, ये यहाँ पर लॉ अप्लाई किया गया लॉगरिथम का लॉ, और वो लॉ क्या है कि जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस हो तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं दूसरी वाली पहली के नीचे चली जाती है, मींस डिवाइड में चली जाती है, के लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई ओ हो जाएगा। तो इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला कुछ यूँ बनेगा। ये जो L माइनस एल ओ है, ये डिफरेंस जो है ये किसको शो कर रहा है, ये लाउडनेस ऑफ L ऑफ अननोन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ फैंटेस्ट जो लाउडनेस है उसको LO को शो कर रहा है, इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। इसको हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, और ये बराबर होगा किसके, के लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई ओ। साउंड लेवल इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई ओ इंटू बेल। ये बेल क्या चीज़ है, बेल जो है ये इंटेंसिटी लेवल की यूनिट है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसकी बिगर यूनिट है। अच्छा, द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल और साउंड लेवल इज बेल। नोट, बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी
level of sound. Generally a small unit called decibel, ये dB से शो किया जाता है और इसको बोला किस तरह जाता है, डेसीबल से इसको शो किया जाता है. ये यूजुअली यूज़ की जाती है क्योंकि कुछ आवाज़ें बहुत धीमी होती हैं और कुछ बहुत ही ऊंची होती हैं. तो एक ऐसी यूनिट को यूज़ किया जाता है जो दोनों पे अप्लाई हो, मींस कम पे भी हो और ज़्यादा पे भी हो. तो डेसीबल जो है वो एक यूनिट ली जाती है. ये एक बेल से 10 गुना कम होती है, ये याद रखें. मतलब एक बेल जो है वो डेसीबल के बराबर होती है, 10 डेसीबल के बराबर होती है. 10 डेसीबल मिलेंगी तो एक बेल बनेगा, ये याद रखें. तो इसलिए बेल को जब आप हटाएंगे उस फार्मूले में से तो वो कुछ यूँ बनेगा. सो साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 10 आ जाएगा इधर के की जगह पे, log ऑफ I डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू डी बी. ये डी बी, ये आपके पास फार्मूला है. जी नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपके बुक के ऊपर लिखी हुई है. अ साउंड वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3500 हर्ट्ज एंड अ इंटेंसिटी लेवल ऑफ 80 डेसिबल साउंड इज अबाउट ट्वाइस एज लाउड टू अस एज अ साउंड ऑफ 125 हर्ट्ज एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ 80 डेसिबल. वाई, ये क्यों है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर. तो ये 3500 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी हो एक साउंड वेव की और उसका इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल हो तो वो याद रखें कि वो 125 हर्ट्ज जो कि 125 हर्ट्ज और सेम इंटेंसिटी लेवल हो 80 डेसिबल, उससे 2 गुना हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी. क्यों? इट इज़ बिकॉज आवर एयर आर मोर सेंसिटिव टू द 3500 हर्ट्ज. वो हमारे जो कान हैं वो जल्दी जो है अट्रैक्ट होंगे और सुनेंगे 3500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखने वाली आवाज़ की तरफ, देन टू द साउंड ऑफ 125 हर्ट्ज, 125 हर्ट्ज की आवाज़ की तरफ जो कि धीमी आवाज़ होगी. उससे के मुकाबले में 3500 हर्ट्ज जो आवाज़ होगी उसकी तरफ हमारे कान ज़्यादा मुतवज्जे होंगे. देयरफॉर इंटेंसिटी बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन लाउडनेस. तो इंटेंसिटी आप जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये साउंड एनर्जी है और ये कानों में जो डिफेक्टिव एयर्स हों चाहे सेंसिटिव एयर्स हों दोनों में एक जैसी ही जाती है. तो 80 डेसिबल बेशक हों उसमें लेवल, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इस पे बड़ा दारोमदार होता है इसका. देयरफॉर इंटेंसिटी बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन लाउडनेस. लाउडनेस इज़ हाउ आवर एयर्स डिटेक्ट, और वो डिटेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी से होती है. एंड आवर ब्रेन perceives the intensity of sound waves. ये जो हमारा दिमाग होता है ये तो तब जो है वो मुतवज्जो होता है जब उस से पहले जो कानों पे फ्रीक्वेंसी पड़ती है और वो फ्रीक्वेंसी 3500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हमारे कानों में पड़ेगी 125 हर्ट्ज के मुकाबले में. ये बात याद रखिए, ये वजह होती है. तो सारा दारोमदार जो है वो फ्रीक्वेंसी पे है. जी तलबा चलते हैं सबक के चौथे दिन की तरफ. जी शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालो तुम अपने ऊपर अल्लाह की उन नेमतों को याद करो. इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जब तुम्हारे ऊपर लश्कर आए. फ़अरसलना अलैहिम रिहन, तो हमने उनके ऊपर हवा को भेजा. व जुनूदन, और ऐसे लश्कर भेजे लम तरौहा, जिनको तुम देख नहीं पा रहे थे, यानी फरिश्ते और हवा. वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, और जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है. व इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ला मिनकुम, और जब दुश्मन की फ़ौजों तुम्हारे ऊपर आईं, तुम्हारे ऊपर की तरफ से और तुम्हारे नीचे की तरफ से. व इज़ ज़ाग़तिल अबसारु, और जब तुम्हारी आँखें पथरा गईं, टेढ़ी हो गईं. व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिरा, और तुम्हारे दिल जो है वो गलियों तक पहुँच गए. व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, तो तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे. हुनालिका, इस मौका के ऊपर उब्तलियल मुमिनूना, मोमिनीन को सख्त तरीके से आजमाया गया. वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, उस सख्त तरीके से जोड़ा गया. ये वो जो मैंने आपको सवाल बताया था कि आले ईमान का तर्ज़ अमल क्या था,
यहाँ से लेकर यहाँ तक अहले ईमान का तर्जुमल बता रहे हैं और यहाँ से आगे मुनाफिकीन का तर्जुमल बता रहे हैं। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, वो मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों के अंदर मर्ज़ था, कहने लगे मा वादनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और उसके रसूल का वादा धोखे के सिवा कुछ भी न था। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, और एक गुरूर में से कहने लगा या अहल यस्रिब, अहले मदीना, ला मुक़ाम लकुम, यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने की कोई जगह नहीं है, फ़रजिऊ, तुम अपने घरों को वापस लौट जाओ। ताइफ़तुन कहते हैं गुरूह को। वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्या, और एक गुरूह इजाज़त मांगने लगा उनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या इजाज़त मांगने लगा? यक़ूलून इन्ना बुयूतना औरा, कि हमारे घर पीछे खुले पड़े हैं। वमा हिय बिऔरतिन, हालांकि उनके घर खुले हुए नहीं थे। इन युरीदून इल्ला फ़िरारा, वो तो महज भागना चाहते थे। वलो दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, अगर दाखिल हो जाएं उनके ऊपर अतराफ़ से फ़ौजें। थुम्मा सुइलुल फ़ितनता, फिर उनसे शरअंगेज़ी के बारे में कहा जाए, लआतौहा, तो वह आ जाएंगे। वमा तलब्बसू बिहा, और बिल्कुल तवक़्क़ुफ़ नहीं करेंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे, इल्ला यसीरा, मगर बहुत थोड़ा। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु, जबकि वो इससे पहले अल्लाह से वादा कर चुके हैं, ला युवल्लूनल अदबार, कि वो अपनी पुश्त को नहीं फेरेंगे। वकान अहदुल्लाहि मसऊला, और अल्लाह अपने वादे के बारे में लाजमी पूछेगा। कुल मोहम्मद, आप फरमा दीजिए, लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम, तुम्हारा भागना तुमको कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, मिनल मौती, मौत से, अविल क़त्ली, या कत्ल होने से। वइज़ल्ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला, और अगर तुम्हें फ़ायदा मिला भी तो बहुत मामूली। कुल मोहम्मद कह दीजिए, मनज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाहि, कौन है वो ज़ात जो इनको बचा सके अल्लाह के सिवा। इन अरादा बिकुम सूअन, अगर अल्लाह इनके साथ सज़ा का कोई मामला करना चाहे। औ अरादा बिकुम रहमा, या अल्लाह इनके साथ कोई मेहरबानी और रहमत वाला मामला करना चाहे तो कौन बचा सकता है। वला यजिदून लहुम, नहीं पाएंगे ये लोग, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, वलियन, कोई दोस्त, वला नसीरन, और न कोई मददगार। यानी अगर अल्लाह इनको मौत देना चाहे या इनको कोई सज़ा देना चाहे या अल्लाह इनके साथ कोई रहमत का मामला करना चाहे, तो अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद इनसे पूछो कौन तुम्हें बचा सकता है। तो आगे अल्लाह खुद जवाब दे रहे हैं कि वो अल्लाह के सिवा इनका कोई दोस्त और मददगार नहीं होगा। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीना मिनकुम, यकीनन अल्लाह जानता है जो लोग जिहाद में रुकावटें डालते हैं, यानी मुनाफिकीन। वलक़ाइलीना लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना, और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ। वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला, और नहीं लड़ाई में आते मगर बहुत कम। अल-बअसा, बअस के मनाते हैं लड़ाई। अशिहतन अलैकुम, ये तुम्हारे ऊपर बख़ील हैं। फ़इज़ा जाअल खौफ़ु, जब इनको ऊपर कोई खौफ आ जाए। रअयतहुम यंज़ुरूना, तो देखेगा इनको, रअयतहुम, तुम देखोगे इनको, यंज़ुरूना इलैका, ये तुम्हारी तरफ देखते हैं। तदूरु आयुनुहुम, इनकी आंखें घूम रही होती हैं। कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, जैसे मौत से गशी तारे होते वक्त आंखें घूमती हैं। फ़इज़ा ज़हबल खौफ़ु, जब खौफ चला जाता है। सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन, तो तेज़ ज़ुबानों के साथ तकलीफ़ पहुँचाते हैं तुमको, हिदाद तेज़। अशिहतन अलल खैर, ये माल गनीमत के बारे में लालची हैं। उलाइका लम युमिनू, ये लोग ईमान नहीं लाए। फ़हबतल्लाहु अमालहुम, अल्लाह ने इनके अमाल को ज़ाया कर दिया। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा आसान है। ये सब मुनाफिकीन के बारे में कह रहे हैं। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू, ये गुमान करते हैं कि फ़ौजें नहीं गईं। अहज़ाबु, अगर फ़ौजें वापस आ जाएँ, यवद्दू, तो ये चाहेंगे लो अन्नहुम बादून फ़िल अराब, काश हम अपने देहातों में होते। यसअलूना अन अंबाइकुम, तो वो पूछते हैं तुम्हारी ख़बरों के बारे में। वलो कानू फ़ीकुम मा क़ातलू, अगर ये तुम्हारे अंदर मौजूद भी होते। मा क़ातलू, ये जंग में हिस्सा न लेते। इल्ला क़लीला, मगर बहुत कम। तो तलबा, यह आपका तीसरी HOD का सबक क्या हो गया भाई, मुकम्मल हो गया। इसको अच्छे तरीके से याद करना है।